यह हमारा मॉडल पेपर सॉल्यूशन का 6वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 8वां और 9वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन कल भी पढ़े थे, लेकिन उसमें का या करके जो क्वेश्चन था वो बच गया था। आज उस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है 8वां क्वेश्चन का जो या करके जो क्वेश्चन दिया था वह क्या है। इसमें दे रहा है कि ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए। भाई ब्रूस्टर का नियम लिखना है कि नियम क्या होता है ये समझाना है हमें। अच्छा, उसी में पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पारदर्शी माध्यम से ध्रुवण कोण पर, कौन सा पारदर्शी माध्यम से ध्रुवण कोण पर परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। मतलब जो परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है ये दोनों परस्पर लंबवत होती है, इनके बीच 90 डिग्री कोण बनता है। यह हमें सिद्ध करना है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर लेंगे। बस हमारे साथ जो है केवल 5 मिनट रुकेंगे तो 5 मिनट में ये क्वेश्चन आप जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हल करता है। तो सबसे पहले क्या है, ब्रूस्टर नियम। तो ब्रूस्टर नियम को समझ लीजिए, यहीं पे याद हो जाएगा। ब्रूस्टर नियम क्या है भाई? ब्रूस्टर नियम तो देखिए कि किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n, भाई किसी पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक n होता है तथा ध्रुवण कोण ip, भाई ध्रुवण कोण किसे दिखाते हैं? ip से, ठीक है ना। ध्रुवण कोण किसे दिखाते हैं? ip से। में संबंध n बराबर 10 ip होता है। मतलब कि एक संबंध होता है, किससे किसके बीच होता है? तो भाई अपवर्तनांक n और ध्रुवण कोण ip के बीच एक संबंध होता है जिसको हम लिखते हैं n बराबर 10 ip लिखते हैं। तो ये जो संबंध है ना, इसी संबंध को क्या बोलते हैं? हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। ये लिख रहा है, इस संबंध को ही ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। जो n बराबर 10 ip है, किसके किसके बीच संबंध है? तो बस एक लाइन लिखने की आवश्यकता है आपको। अगर एक लाइन लिख देते हैं तो आपको ब्रूस्टर का नियम याद हो जाएगा। और ये नियम क्या है? तो भाई कह रहे हैं किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n तथा ध्रुवण कोण ip के बीच जो संबंध होता है जिसको हम n बराबर 10 ip लिखते हैं, इसी संबंध को हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। बस इतना लिखेंगे काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा उसी में जो पूछा था कि सिद्ध करना था कि जो परावर्तित और जो अपवर्तित किरणें होती हैं परस्पर लंबवत होती हैं। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। वो फिगर तैयार है तो समझिए कि कैलकुलेशन भी एकदम आसान है, तुरंत सिद्ध कर देंगे 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो कांच का एक तल है, नीचे क्या मान लेते हैं? नीचे मान लेते हैं कांच है। ठीक है, एक पारदर्शी कांच है। इस पारदर्शी कांच का ये पृष्ठकारी तल मान लीजिए है। इस पारदर्शी कांच की पृष्ठकारी तल पे एक मान लीजिए आपतित किरण पड़ रहा है। ये जो आपतित किरण है ये कहाँ से आ रहा है? तो एक ऐसे प्रकाश स्रोत से आ रहा है जिसके विद्युत वेक्टर जो है सभी दिशा में कंपन कर रहे हैं। किस दिशा में? सभी दिशा में। मतलब कि यह किस तरह का प्रकाश है? यह एक तरह का अध्रुवित प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश। भाई वह प्रकाश जिसके विद्युत वेक्टर सभी दिशाओं में कंपन करते हैं, उस प्रकाश को हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। तो यह एक तरह से अध्रुवित प्रकाश है। मान लीजिए इस प्रकाश स्रोत से यह आ रहा है। जब ये प्रकाश स्रोत यहाँ पे जब आ रहा है तो ये मान लीजिए PQ क्या है? PQ एक प्रकाश किरण है। ठीक है ना, आपतित प्रकाश किरण है। अच्छा, जब यहाँ पे पड़ेगा तो ये पारदर्शी है, प्रकाश इधर भी जा सकता है। लेकिन जब ये यहाँ पे पड़ता है तो ये किस कोण पे पड़ता है? तो मान लीजिए आपतन कोण पर। आपतन कोण कौन सा है? तो ध्रुवण कोण मान लेते हैं। ये जो प्रकाश किरण हो रहा है, आपतित हो रहा है, यह ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। किस कोण पर? ध्रुवण कोण पे। तो ये जो आपतन कोण है, यही आपतन कोण ध्रुवण कोण कहलाता है। ठीक है, तब ये क्या होगा? तब यह किरण जो है यह परावर्तित भी होगा और अपवर्तित भी होगा। ठीक है, परावर्तित होता है तो इसके जो विद्युत वेक्टर होते हैं वह केवल एक दिशा में कंपन करते हैं, केवल एक दिशा में, वो भी स्थल के लंबवत, स्थल के लंबवत ऐसे कंपन करते हैं। ऐसे प्रकाश को बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। ये इसी बात को क्या किया था? इसी बात को जो है ब्रूस्टर ने बताया था कि जब कोई प्रकाश जो है, जब कोई अध्रुवित प्रकाश जो है किसी कांच के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो जो परावर्तित किरण होगा वह समतल ध्रुवित हो जाता है। समतल ध्रुवित का मतलब कि केवल उसका प्रकाश का जो वैद्युत वेक्टर होगा वह केवल एक दिशा में कंपन करता है। क्योंकि हमको वह नहीं लिखना है यहाँ पे, हमें क्या करना है? हमें बस समझाना है। क्या समझाना है? कि जो परावर्तित किरण है, जो अपवर्तित किरण है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। तो यह मान लेते हैं कि यह परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है? परावर्तित। ठीक है, परावर्तित किरण है। ठीक, यह कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण है। ठीक है, हमें क्या करना है? ये मान लीजिए PQ, इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S। हमें क्या करना? हमें ये दिखाना है कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत। मतलब कि RQS क्या? एंगल RQS
किसके बराबर है, 90 डिग्री है, यह हमें सिद्ध करना है। हमने फिगर बना दिया है, फिगर एकदम तैयार है। ठीक है, हमने एक्स वाई क्या मान लिया है, एक कांच का पृथ्वी तल मान लिए हैं। पी क्यू क्या है, आपतित किरण है, लिख सकते हैं। ये कौन सा किरण है, आपतित किरण है। क्यू आर क्या है, तो परावर्तित किरण है। क्यू एस क्या है, तो आपतित अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। ठीक, ओ सेट, ये तो रूम में बिल्ली बंद हो गई है। हम ऊपर नीचे देख रहे हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है, और नीचे देख रहे हैं कि बिल्ली इसी में ढाई ढाई कर रही है। पता नहीं कब के बंद हो गई है बेचारी, कोई उपाय नहीं मिले तो इसी में ढाई ढाई कर रही है ताकि हम बाहर निकल जाएं। चलो बाहर। ठीक है, तो यह किरण क्या है, अपवर्तित किरण है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोण भी दिखा सकते हैं, यह आपतन कोण है, यह परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण को ध्रुवन कोण बोलेंगे। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो यह आपतन कोण अगर आईपी है तो यह भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम आईपी मान लेंगे। इस कोण को क्या मान लेंगे, तो इस कोण को हम मान लेंगे अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, आर से दिखा देते हैं। ठीक है बाबू, तो फिगर बस इतना आपको बना लेना। क्या करना है, इस सवाल में आपको ब्रूस्टर नियम लिख देना है। ब्रूस्टर नियम के बाद से आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये दिखा देना, इतना फिगर बना देना है। ये बनाने के बाद सीधा आप क्या करेंगे, एस्नेल का नियम रहेगा। किसका नियम, एस्नेल नियम। तो यहाँ पे लिख रहा है, देखिए एस्नेल नियम से, एस्नेल नियम से क्या हो जाएगा भाई, एस्नेल नियम से हम जानते हैं होता है एन बराबर होता है साइन आई पी। भाई साइन आई बटे साइन आर होता है ना, तो क्या है साइन आई पी बटे साइन आर, साइन आर। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम याद करेंगे ब्रूस्टर नियम। क्या, ब्रूस्टर नियम से, ब्रूस्टर नियम से क्या है, ब्रूस्टर नियम से n बराबर होता है 10 आईपी। क्या होता है भाई, 10 आईपी। इसको समीकरण हम 2 मानेंगे। ठीक है भाई, n बराबर इतना है, n बराबर इतना है, तो यह दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 2 से यहीं पे देखिए, यहीं पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण यहाँ पे लिख रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बाबू भाई, 10 आईपी जो है 10 आईपी जो है बराबर हो जाएगा साइन आईपी बट्टे साइन आर के। हम 10 आईपी को क्या लिख सकते हैं, 10 आईपी को लिख सकते हैं साइन आईपी बट्टे साइन कॉस आईपी बराबर साइन आईपी बट्टे साइन आर। क्या होगा, साइन आईपी से साइन आईपी कर सकता है, 1 बटे कॉस आईपी 1 बटे साइन आर। हम क्या करेंगे, तेरिया गुणा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर हो सकता है, साइन आर बराबर हो सकता है कॉस आईपी, इतना होगा। अच्छा, थोड़ा सा हम ऊपर का मिटाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला मिटाते हैं। ये यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर हो जाएगा कॉस आईपी। साइन आर बराबर हो गया कॉस आईपी। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम चाहे तो साइन आर को कॉस में बदल सकते हैं, चाहे कॉस आईपी को हम साइन में बदल सकते हैं। किसी एक को बदलना पड़ेगा, या तो साइन आर को कॉस में बदल दीजिए या तो कॉस को साइन में बदल दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन आर को साइन आर रहने देते हैं, या चाहे साइन आर को हम लिख सकते हैं भाई, साइन आर को लिख सकते हैं कितना, साइन आर को लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस आर लिख सकते हैं, बताइए। एक फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग कि भाई cos 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, होता है ना जी। उसी तरह से क्या हो जाएगा, उसी तरह से हम cos 90 माइनस आर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर लिख सकते हैं ना, आर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, साइन आर के जगह पे हमें इतना लिख दिए हैं। तो वही काम किया है भाई, इसके जगह पे हम इतना लिख दिए हैं, आज जो इधर है वही लिख दीजिए। क्या है, cos आईपी है, लिख दिए। cos से cos कट जाएगा, 90 माइनस आर बराबर आईपी होगा। इस आर को इधर भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, 90 बराबर आर प्लस आईपी प्लस आर लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या मिलता है, यह क्या है आईपी, यह क्या है आर। इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। तो भाई टोटल कितना होगा, यहाँ पर अगर ये लाइन है तो टोटल कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। कितना बनता है, 180 डिग्री। तो हम जानते हैं
कि तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। चूंकि हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई आईपी प्लस एंगल क्या नाम है आर क्यू एस प्लस आर कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा देखिए क्या होगा, आईपी प्लस आर का मान कितना है 90 डिग्री रख देते हैं। तो देखिए थोड़ा हम चाहे तो एक तरफ भी लिख सकते हैं, तो एंगल आर क्यू एस प्लस आईपी प्लस आर बराबर 180 लिख दीजिए, सही रहेगा। इसका मान 90 है तो रख दीजिए वहां पे, इसका मान कितना है 90 डिग्री बराबर 180। इस 90 को इधर भेज दीजिए, तो आर क्यू एस बराबर क्या मिला 180 माइनस 90 मिलेगा आपका 90 डिग्री मिलेगा। तो आर क्यू एस का मान कितना है 90 डिग्री, यही ना सिद्ध करना था। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अतः जो है ध्रुवन कोण पे परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। ध्रुवन कोण पर परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं 90 डिग्री होती है, क्योंकि इसके बीच 90 डिग्री बन रहा है। यह हो गया आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। क्या करना है, बस आपको याद रखना है, फिगर आपको बनाना है, ब्रूस्टर नियम पूछा, ब्रूस्टर नियम लिख देना है कि एन तथा आईपी के बीच जो संबंध होता है उसी को हम ब्रूस्टर नियम कहते हैं। उसके बाद से सिद्ध करना था, तो फिगर आपको बस बना लेना है, कैसे भी करके फिगर याद कर लेना है कि कैसे बन रहा है। उसके बाद से स्नेल का नियम लगा देना है, और तब जो है ब्रूस्टर नियम लगा देना है, दोनों का तुलना कर देना है, हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद से हम लोग जो है 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 9वां क्वेश्चन क्या है। अब आइए हम लोग 9वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 9वां क्वेश्चन में दिया है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, ताकि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसकी व्याख्या करना है, इसकी कमियों पर उल्लेख कीजिए, मतलब कि जो उसकी कमियां हैं उनको भी बताना है। चलिए सबसे पहले हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जानते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने पूरा जो उसका पॉइंट लिखा है, यहाँ पर जो है इस चित्र को समझिए। जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया था, एक स्वर्ण पत्र लिए थे और स्वर्ण पत्र के ऊपर क्या किए थे, अल्फा कोणों का बौछार किए थे, अल्फा कोणों का बौछार किए थे। जो अल्फा कोण होता है वो असल में धनावेशित कण होता है। अल्फा कोण क्या होता है, धनावेशित कण होता है। और इन अल्फा कोणों का एक स्वर्ण पत्र मतलब सोने के बहुत पतले पत्र पर इन अल्फा कोणों का बौछार कराते हैं, और बौछार करा करके क्या करते हैं, उसका अवलोकन, उसका जो है अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो उन्होंने जब बौछार कराया तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे अल्फा कण होते हैं जो बिना विचलन के सीधे मतलब कि निकल जाते हैं, उससे आर पार निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अल्फा कण होते हैं जो अलग अलग कोणों पर क्या होते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। जैसे कि यह वाला अल्फा कण देखिए, ये सीधा ही निर्गत हो गया, सीधा निकल गया है आर पार। यह वाला अल्फा कण देखिए यहाँ से मुड़ गया है, यह वाला भी अल्फा कण देखिए यहाँ से मुड़ गया। मतलब कुछ ऐसे अल्फा कण होते हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, जो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ ऐसे अल्फा कण होते हैं जो सीधा ही निर्गत हो जाते हैं, उनमें कोई विचलन नहीं होता है, वो अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अल्फा कण होते हैं जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर 90 डिग्री से अधिक कोण पर अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। जैसे कि नीचे वाला देखिए, यह अल्फा कण जा रहा था और यहाँ से क्या हो, यहाँ से वापस इधर आ गया है 90 डिग्री। अगर इधर आता तो ये 90 डिग्री पे मुड़ा है, ठीक है ना, अपने मार्ग से कितना डिग्री पे 90 डिग्री पर। लेकिन क्या हो गया, ये 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ गया है। तब जब 90 डिग्री से अधिक कोण पर जब मुड़ा है और वापस उसी माध्यम में लौट आया है, तो भाई इस पे उन्होंने अलग अलग निष्कर्ष निकाला है। तो भाई ये प्रयोग है कि भाई रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने के पत्र पर अल्फा कणों का बौछार कराया था। आइए जब अल्फा कणों का जब बौछार कराते हैं तो बहुत सारे ऐसे अल्फा कण होते हैं जो बिना विक्षेपित के सीधा आर पार निकल जाते हैं। बहुत सारे अल्फा कण होते हैं जो अलग अलग भिन्न भिन्न कोणों पर जो है अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अल्फा कण होते हैं जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। तो इनके बारे में उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, उसके बारे में पढ़ते हैं, नोट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया, देखिए लिखा गया है रदरफोर्ड के प्रयोग के महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब ये प्रयोग से क्या क्या तथ्य निकले हैं उसके आधार पे। पहला है अधिकांश अल्फा कण, देखिए ध्यान से, अधिकांश अल्फा कण, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये वाला, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे, मतलब अधिकतर जो अल्फा कण होंगे बिना विचलन के सीधा निकल जाते हैं। अच्छा, इसे रदरफोर्ड ने
यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है। भाई समझिएगा, पॉइंट पहला पॉइंट याद रखना है कि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वह स्वर्ण पत्र से, सोने के पत्र से बिना विचलन के सोने के पत्र से क्या होते हैं, आर पार निकल जाते हैं। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई जो स्वर्ण पत्र है, जो सोने का पत्र है, जो परमाणु है, उसका अधिकांश भाग कैसा है, खोखला है, क्योंकि वो उसमें से अल्फा कण क्या हो रहे हैं, बिना टकराए, बिना वापस लौटे, बिना विचलन के अधिकतर अल्फा कण क्या होते हैं, वो सीधा निर्गत हो जाते हैं, सीधा निकल जाते हैं। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है उसका अधिकतर भाग भीतर से खोखला होता है। पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित होते हैं। अगर कुछ ऐसे अल्फा कण होते हैं जो छोटे छोटे कोण पे विक्षेपित होते हैं, जैसे कि यह वाला देख सकते हैं। अच्छा, विक्षेपित होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित है, अतः विक्षेपित करने वाला परमाणु भी धनावेशित होना चाहिए। इस आधार पर रदरफोर्ड ने यह माना कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है। भाई यहाँ पे केंद्रित है, मिट गया, अभी मिटा है, केंद्रित देखेंगे, ठीक है ना। ये अधिकांश भाग मतलब कि एक छोटे से स्थान में केंद्रित है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहे कि कुछ ऐसे अल्फा कण होते हैं जो छोटे छोटे कोण बनाते हुए क्या करते हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई ये विक्षेपित तभी होंगे जब परमाणु धनावेशित होगा, क्योंकि अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो मान लीजिए कोई अल्फा कण जा रहा है, अपने मार्ग से क्यों मुड़ेगा, भाई इसका मतलब क्या है, उस पर कोई बल लग रहा है। अब बल कौन लगा सकता है, भाई उसको धक्का दे रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, अपने मार्ग से विचलित हो रहा है, तो उसको धनावेशी बल लगा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो छोटे छोटे जो कोण बना रहा है, इसका मतलब यह है कि जो परमाणु के अंदर जो कुल धनावेश है वो एक छोटे से स्थान पर क्या है, केंद्रित है, ठीक। अच्छा, तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, भाई कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित होकर वापस लौट जाते हैं, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि किसी किसी अल्फा कण पर बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है। मतलब कि जो अल्फा कण जो है 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित होकर वापस लौट जाते हैं, उससे उन्होंने अनुमान लगाया, इसका मतलब यह है कि उन पे बहुत ज्यादा बल लग रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा बल कब लगेगा, तो इससे उन्होंने निष्कर्ष यह निकाला, इस आधार पर रदरफोर्ड ने यह माना कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। भाई कह रहा है कि भाई जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये जो है अल्फा कण गया है और सीधा नाभिक से जाकर टकरा गया है। नाभिक से टकराने से क्या उस पर बहुत ज्यादा बल लगा है, जिसकी वजह से वह सीधा वापस आ गया है, ठीक है। तो जो अल्फा कण है, जो धनावेश होते हैं, वह परमाणु के भीतर जो एक छोटे से स्थान नाभिक में उपस्थित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, चौथा नंबर देखते हैं, यहाँ पे है चौथा नंबर है कूलाम नियम परमाणुीय दूरियों का लिए भी लागू रहता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे ऐसे अल्फा कण होते हैं जो दूर रहते हैं, नाभिक से जो दूर रहते हैं उन पे कम प्रतिकर्षण बल लगता है। जो नाभिक की जो जितना नजदीक जाते हैं उन पे उतना ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल लगता है। मतलब कि यह कूलाम नियम की तरह है, अगर दो आवेश पास पास रहता है तो उन पे ज्यादा बल लगता है, और जब दोनों आवेश दूर दूर रहते हैं तो उन पे कम बल लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कूलाम नियम भी इसमें लागू हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा गया चौथा में कि भाई कूलाम नियम परमाणु दूरियों के लिए भी लागू होता है। यह किस आधार पर उन्होंने बताया है, तो यह जो है बताया है कि जो अल्फा कण जो है नाभिक से जितना निकट रहता है उतना उस पर जो उतना ही अत्यधिक बल लगता है। अर्थात जो है यह आवेश की तरह है, कूलाम जो नियम है उसकी तरह ये काम करता है। अच्छा, पांचवा नंबर है विभिन्न धातुओं के नाभिकों में धनावेशों की परिमाण भिन्न भिन्न होती है। भाई उन्होंने अलग अलग धातु लिया, सोने का पत्थर लिया, भाई चांदी का पत्थर लिया, अलग अलग धातु लेकर के कि उन पे अल्फा कणों का बौछार किया। जब अल्फा कणों को बौछार कराते हैं तो किसी सोने के पत्थर से मतलब किसी पत्थर से ज्यादा मात्रा में अल्फा कण निकलते हैं, किसी पत्थर से कम अल्फा कण निकलते हैं, किसी से बहुत कम निकलते हैं। तो उन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला, इसका मतलब यह है कि किसी में कम धनावेश है, किसी में ज्यादा धनावेश है, तो भाई धनावेशों की संख्या भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो विभिन्न धातुओं के नाभिकों में धनावेशों की परिमाण क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आपको याद रखना है। कितना पॉइंट, 5 पॉइंट। पहला क्या पॉइंट है कि परमाणु भीतर से खोखला होता है, किस आधार पर, तो जब अल्फा कणों का उस पर बौछार किया जाता है तो अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित किए वह सीधे ही निकल जाते हैं। इससे उन्होंने अनुमान लगाया, निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है वह भीतर से खोखला होता है। दूसरा पॉइंट है कि जो
परमाणु होता है वह धनावेशित होता है और वह धनावेश जो होते हैं वह एक छोटे से स्थान में केंद्रित होते हैं। तीसरा नंबर जो है वो बताता है कि कुछ ऐसे अल्फा कोण होते हैं जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उन पे बहुत अत्यधिक जो है प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ऐसा कब होगा? जब परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से केंद्र पर केंद्रित होंगे, जिसको हम नाभिक कहते हैं, तब ऐसा हो सकता है। इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। चौथा है कि भाई ये कूलाम नियम का भी पालन करेगा। जो अल्फा कोण नाभिक के जितना निकट होगा उतने उस पर जो उतना ही अत्यधिक बल लगेगा। पांचवा नंबर है कि भाई अलग अलग धातु लेंगे तो उनमें धनावेशों की संख्या भी अलग अलग होगी, क्योंकि जब रदरफोर्ड ने अलग अलग धातुओं के ऊपर जब अल्फा कोणों का बौछार कराते हैं तो भाई उससे जो है अलग अलग संख्या में अल्फा कोण उसमें से बाहर निकलते हैं और अलग अलग संख्या में विक्षेपित भी होते हैं। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई अलग अलग धातुओं के अंदर जो है धनावेशों की संख्या भी अलग अलग होती है। अब हम जो है रदरफोर्ड की कमियों को जान लेते हैं कि रदरफोर्ड की कमियां। आइए हम लोग जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को जान लेते हैं। ध्यान रहे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां हैं। पहली कमियां ये है कि रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल है वह परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में कोई जानकारी नहीं देता है। मतलब कि परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में यह किसी भी तरह की जानकारी नहीं देता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक के चारों तरफ का कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो हमने पढ़ा है विद्युत वाले चैप्टर में कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, तो उसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो भाई ऊर्जा का ह्रास होता है, उसमें से ऊर्जा निकलता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करेगा भाई, घूमेगा, तो लगातार क्या होगी, लगातार इसकी ऊर्जा में कमी आएगी। और जब इसकी लगातार ऊर्जा में कमी आएगी तो इसकी त्रिज्या घटती जाएगी और अंत में क्या होगा, नाभिक में गिर जाएगा, जिससे कि इसका अस्तित्व जो है समाप्त हो सकता है। तो इसके संबंध में जो है परमाणु के रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है किसी भी तरह की जानकारी नहीं देता है। दूसरा कमी है कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं देता है। बस हमें ये याद रखना है कि भाई इसकी दो कमियां हैं। पहला कमी यह है कि यह परमाणु जो है, मतलब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वह परमाणु के अस्तित्व के संबंध में कोई जानकारी नहीं देता है। और दूसरा नंबर है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं देता है। यह दो कमी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आपको 5 पॉइंट याद रखना है। क्या रखना? 5 पॉइंट। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? पहला पॉइंट हमने पढ़ा है कि परमाणु जो है भीतर से खोखला होता है। दूसरा होता है कि परमाणु जो है धनावेशित होता है। तीसरा होता है कि परमाणु जो धनावेशित होता है उसके संपूर्ण धनावेश एक छोटे से केंद्र पर केंद्रित होते हैं, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। चौथा होता है कि जो अल्फा कण नाभिक के जितना निकट होगा उस पर उतना ही अत्यधिक बल लगेगा, अर्थात हम बोल सकते हैं कि उसमें कूलाम का नियम का पालन होता है। और पांचवा है कि भाई अलग अलग परमाणुओं के अंदर अलग अलग धनावेशों की संख्या होती है, मतलब भिन्न भिन्न होती है। भाई किसी में कम धनावेश होंगे, किसी में ज्यादा धनावेश होंगे। यह 5 पॉइंट आपको याद रखना है। ये एक तरह से समझिए ट्रिक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल याद करने का एक ट्रिक है कि भाई परमाणु भीतर से खोखला होता है, परमाणु धनावेशित होता है, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से केंद्र में होता है जिसको नाभिक कहते हैं। अल्फा कण जो है परमाणु के नाभिक के जितना निकट होगा उतना उस पर उतना ही प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात वह कूलाम नियम का पालन करता है। और पांचवा जो है परमाणु अलग अलग परमाणुओं में धनावेशों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। अब हम चलिए जो है नोवा का जो या करके जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग नोवा का जो अथवा क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ लेते हैं। वो दिया है उसमें ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और चालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब चालक, अचालक और अर्धचालक में जो अंतर होता है उसको हमें लिखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख दिया है, बस हमें समझ लेना है कि चालक, अचालक और अर्धचालक में क्या अंतर होता है। तो परिभाषा तो हम तो ऐसे जानते ही हैं, विद्युत धारा में पढ़े हैं, लेकिन जो है ऊर्जा बैंड के आधार पर उसका परिभाषा अलग हो जाता है, इसलिए थोड़ा ये भिन्न हो जाता है। तो थोड़ी ध्यान से इसको समझते हैं। पहले हम लोग इधर चालक देखेंगे। चालक क्या होता है हम लोग जानते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त संख्या में पाई जाती है तथा उनमें धारा सरलता से प्रवाहित होता है। हम लोग जानते भी हैं कि भाई चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिनमें सरलता से धारा प्रवाहित हो, उसी को हम लोग चालक बोलते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो है
हमें क्या करना है, परिभाषा किसके अनुसार लिखना है, ऊर्जा बैंड के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा बैंड के अनुसार जो है क्या परिभाषा हो जाएगा, तो चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड, भाई दो तरह का बैंड होता है, एक चालन बैंड होता है, एक संयोजी बैंड होता है, एक चालन बैंड होता है, एक संयोजी बैंड होता है। तो उसके आधार पर जो है, तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके संयोजी एवं चालन बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है। मतलब कह रहा है कि चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालन बैंड जो है आंशिक रूप से, मतलब चालन बैंड में क्या होगा, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। और साथ में कह रहा है कि जो संयोजी बैंड होगा और जो चालन बैंड होगा, हो सकता है कि दोनों क्या हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हो, एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो, ठीक है। या हो सकता है कि अगर अतिव्यापित नहीं होंगे तो उनके बीच जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब दोनों ऊर्जा बैंडों के बीच क्या होता है, एक वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वह वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या बहुत ही कम हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कितना वर्जित ऊर्जा अंतराल है, यहाँ पे है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होगा या लगभग नगण्य होगा, ठीक है। यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, ऊपर वाला चालन बैंड है, नीचे वाला संयोजी बैंड है, दोनों एक दूसरे के देखिए यहाँ पे अति व्यापित है, क्या है, अति व्यापित, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है। बगल में हो सकता है जब अति व्यापित न हो तो इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है, दोनों ऊर्जा बैंडों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, मतलब उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो वो हो सकता है कि उसका वैल्यू बहुत ही कम हो, कितना यहाँ पे 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखना है कि चालक पदार्थ में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ही कम होता है, और साथ ही जो चालन बैंड होता है वह आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। ये हमें पॉइंट 2 को याद रखना है कि चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, ठीक है। तथा जो है बोल सकते हैं, तथा उनके संयोजी बैंड या चालन बैंड अति व्यापित हो सकते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम हो सकता है या लगभग नगण्य हो सकता है। अब इसका फिगर हमें बना देना है और उदाहरण क्या लिख देना है, भाई चालक है तो भाई कापर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ये सब चालक पदार्थ होते हैं और चालक पदार्थ में होते हैं। और चालक पदार्थ हम लोग जानते हैं कि भाई वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होता, जिनमें चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ना ही होती है। उनकी बात करते हैं तो चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं, अतः इनमें धारा प्रवाह नहीं होता है। करके ऊर्जा बैंड के अनुसार कैसे परिभाषा देंगे, तो भाई ऊर्जा बैंड के अनुसार जो है चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड, ध्यान से देखिएगा, संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हुए होते हैं। भाई इसमें क्या था, इसमें चालन बैंड आंशिक रूप से भरे हुए थे, इसमें क्या कर रहा है, संयोजी बैंड पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से भरा होगा। चालन बैंड की बात नहीं कर रहा है, संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा होगा, लेकिन चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं। ध्यान रखना है, इसमें चालन बैंड क्या था, आंशिक रूप से भरा था, तो यह चालक की तरह व्यवहार कर रहा था, आंशिक रूप से भरा था। इसमें क्या था, संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा रहेगा लेकिन चालन बैंड जो है पूर्णतः खाली होगा, तथा इनके बीच जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल मतलब दोनों ऊर्जा बैंडों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वह बहुत ही अधिक होता है, कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होगा। ऊपर वाला चालन बैंड है, नीचे वाला संयोजी बैंड है, ये खाली स्थान है जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जिसका मान क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है। फिगर बन गया है, उदाहरण लिख देना, लकड़ी हो सकता है, कांच हो सकता है, एवोनाइट का छड़ हो सकता है, ठीक है, हमें ये याद रखना है। और चालक का परिभाषा ऊर्जा बैंड के आधार पर कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं परंतु चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही अधिक होता है। इसमें क्या था, इसमें था भाई इन चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा उनकी संयोजी एवं चालन बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है। अंतर ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है ये। अच्छा, अब हम लोग जो है अर्धचालक में चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि भाई अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता क्या होती है, चालकों से कम और अचालकों से ज्यादा होती है। तो ये तो हम लोग विद्युत धारा की परिभाषा वाले चैप्टर से पढ़े हैं।
लेकिन ऊर्जा बैंड के आधार पर कैसे देंगे इसकी परिभाषा। तो चलिए पहले देखते हैं कि किस तरह से लिखा गया है। तो देखिए अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता जो है क्या होती है, चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। अच्छा, अब हम ऊर्जा बैंड के अनुसार देख लेते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं तथा चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होते हैं। मतलब कि यह भी जो है संयोजी बैंड क्या होंगे, पूर्ण रूप से भरे होंगे, संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होंगे और चालन बैंड क्या होगा, पूर्ण रूप से रिक्त होंगे। परंतु चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होगा। देखो इसकी परिभाषा देखा जाए तो इसी की तरह है, अचालक की तरह है। यह क्या था भाई, संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा था, चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली था। इसमें भी संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा है, चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली है। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम होता है और इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही ज्यादा होता है। बस यही अंतर है, ये ध्यान रखना है। इन दोनों की परिभाषा एक ही जैसा है, बस अंतर है कि इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होता है और इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल ज्यादा होता है। ठीक है, ऊपर है चालन बैंड, नीचे है संयोजी बैंड। वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। उदाहरण होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन होता है। तो देखिए अगर इसको हम तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि आपको इसमें 5 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना है। आपका पहला मॉडल पेपर समाप्त हो गया। अगले वाले वीडियो में हम लोग एक नए जो है मॉडल पेपर की शुरुआत करेंगे और उसमें सभी प्रश्नों को हम लोग जो है जल्दी से जल्दी प्रयास करें कि खत्म हो जाए। और 3 से 4 वीडियो में हम प्रयास करें कि वह वीडियो जो है खत्म हो जाएगा। तीन मैक्सिमम 3 वीडियो बनाएंगे और 3 वीडियो में पूरे प्रश्न को हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे।